हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, मैंने उस दिन बताया था आपको जस्ट पिछली वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने दो स्टेजेस कर लिए थे, है ना। जस्ट पिछली वीडियो में आपने देखा था, फर्स्ट फेज था, फिर सेकेंड फेज हमने कर लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के दो स्टेजेस और रहते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। आपको उसके पहले मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या चीजें होती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले एक फर्स्ट फेज होता है। फर्स्ट फेज में करना क्या है, आपको 2 साल की प्रॉफिट दे रखी होगी, उसका डिफरेंस निकालना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट करनी है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देनी है। ठीक है, लिखोगे आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो भी होगा, ठीक है, वो आपको इसमें लिख डालना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट के बाद आपको ट्रांसफर टू रिजर्व दिखाना है। ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या होगा, आपका जनरल रिजर्व होता है, तो जनरल रिजर्व जो होता है वो क्या होता है, जनरल रिजर्व आपका जो होता है उसमें आपको देखना है ट्रांसफर टू रिजर्व में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होना चाहिए। क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका जनरल रिजर्व होगा। और उसमें क्या होता है, क्लोजिंग आपका बड़ा होना चाहिए और ओपनिंग छोटा होगा, तभी यहाँ पे आपको ट्रांसफर रिजर्व लिख सकते हो। मैंने सारी चीजें पिछली वीडियो में बता ही दी है, ठीक है। अब हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, अब हम सीधे आते हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में सारी चीजें बता ही दी आपको, अब उसको एक बार देख लो। अब हम सीधे चलते हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो आपका क्या है ना, ये सेकेंड फेज का जो रिजल्ट है ना, इसको एक बार दोबारा यहाँ रिपीट कर लेते हैं। तो क्या था हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। तो वो आपको यहाँ लिख देना है, जो भी अमाउंट ये वाला था ये आपको लिख देना है। आपके पास पेजेस में अच्छा स्पेस होता है, आप आराम से एक पेज में पूरा लिख सकते हो, ठीक है, 1 से 1.5 पेज में आपका आराम से आ जाएगा, है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमने जो निकाली थी, उसमें अब क्या चीजें ऐड या लेस करनी है, तो हमें प्लस करना है। क्या आप प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, यहाँ पे जो थर्ड फेज है ना, थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में हमें जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं, उनके उनको देखना होता है, उनके डिफरेंसेस लिखने होते हैं। तो करंट एसेट में और लायबिलिटीज में, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में जो डिफरेंस आएंगे, उनके डिफरेंस को आपको यहाँ लिखना है। तो आपको क्या करना है, जो चीज आपके लिए फेवरेबल है, जो चीज आपके लिए पॉजिटिव है, उसको यहाँ पे आपको माइनस करना है। क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि ऑपरेटिंग में उल्टा काम करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो आपके लिए वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, यानी आपके लिए वो कहीं ना कहीं खर्च की बात है, आपकी लायबिलिटी की बर्डन बढ़ रही है। तो आपके लिए जो अनफेवरेबल चीजें होती हैं उनको आप प्लस करोगे, तो करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस क्या क्या करना है, अगर करंट लायबिलिटीज को हम सीएल बोलेंगे, तो सीएल अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, हम यहां प्लस की बात करें, सीएल अगर इंक्रीज करेगा, या एंड सीए अगर घटेगा, ठीक है, यानी सीएल अगर बढ़ रहा है, ठीक है, और
सीए आपका घट रहा है, मानो करंट एसेट आपका घट रहा है, तो ये दोनों के दोनों आपके लिए नुकसानदायक है। करंट एसेट मान लो कि आपके पास पड़े हुए थे डेटर से 50,000 के, अब वो 40,000 के हो गए, तो घट रहे हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप प्लस करोगे। करंट लायबिलिटीज मान लो क्रेडिटर्स आपके 50,000 के थे, अब वो 70,000 के हो गए, 20,000 की लायबिलिटी बढ़ गई, तो आपके लिए अनफेवरेबल है, तो उसको आप यहाँ पे प्लस करोगे। जो भी आइटम्स आएंगे, है ना, वो चीज आपको लिख देना है। जो भी आइटम्स आते जाएंगे यहाँ पे आप लिखते चले जाओगे और सबको यहाँ पे प्लस माइनस कर दोगे, यहाँ पे प्लस माइनस यहीं कर दो, ठीक है, वो कर लोगे सीधे। उसके बाद फिर आएगा माइनस, अगर करंट लायबिलिटीज घट रही है और करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं, तो आपको लिखना है, मतलब जैसे मैंने लिखा है ये सिर्फ आपके फॉर्मूले के लिए, आपको सीएल इंक्रीज और एंड सीए डिक्रीज करके हेडिंग डालनी नहीं है। क्या करोगे, आपके क्वेश्चन में जो चीजें आ रही हैं, जैसे पहले करंट लायबिलिटीज की चीजें हैं, तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, उनको लिखना है। जैसे मान लो कि पहले लिखा है करंट लायबिलिटीज में, मान लो कि क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो आप क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है, और जितना डिफरेंस आया वो डिफरेंस आप सीधे यहाँ लिख दोगे। अब मान लो बिल्स पेबल क्या होता है, आपकी लायबिलिटी होती है, वो आपकी घट रही है, ठीक है ना, उसी कॉलम में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बिल्स पेबल आपकी घट रही है। बिल्स पेबल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी घटना आपके लिए फायदे की बात है, तो बिल्स पेबल लिख दोगे, यहाँ पे बिल्स पेबल को माइनस कर दोगे, तो माइनस बिल्स पेबल लिख दोगे और यहाँ पे उसको माइनस में दिखा दोगे। जो चीज आप माइनस में दिखाते हो उसको ब्रैकेट में दिखाते हो, और जो चीजें प्लस वाली होती हैं ये यहाँ लिखते हैं, और इसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आप यहाँ पे आइदर प्लस या माइनस जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है, जो भी चीज होती है प्लस या माइनस जो भी लिखा रहेगा, है ना। इनका रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दोगे, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे, जो भी आएगा, ठीक है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये सब चीजें हमने ऐड कर दी, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आप लिखोगे। यानी जो आपका फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट हुआ वो हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सेकेंड फेज का जो रिजल्ट हुआ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और थर्ड फेज का रिजल्ट हुआ, है ना, उसको बोलेंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम इनकम, ठीक है, ये आपका थर्ड फेज का रिजल्ट है। थर्ड फेज ये चल रहा है, उसका रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, ये आप फर्स्ट फेज का काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट यहां आ गया, सेकेंड फेज का रिजल्ट ये आ गया, उसके बाद आपका थर्ड फेज का, ये थर्ड फेज चल रहा है, उसका रिजल्ट यहां आ गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज था, ये सेकेंड फेज, ठीक है, और आपका ये हो गया थर्ड फेज, ये आपका हो गया थर्ड फेज। थर्ड फेज का रिजल्ट आपका ये आ गया, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन करने के बाद आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स माइनस कर देनी है, तो माइनस कर देंगे आप इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपको माइनस कर देना है, बुक में दे रखा होगा क्वेश्चन में कि इनकम टैक्स कितना है, तो इनकम टैक्स आपको माइनस कर देना है यहाँ पे, ठीक है, लिख देना है। उसके बाद जो जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जो जो चीजें प्लस की थी और माइनस की थी, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की चीजें होती हैं, जो आपने प्लस की थी या माइनस की थी, उनको यहाँ पे उल्टा कर देना है, मतलब यहाँ जो चीज आपने प्लस की थी उसको वहां पे माइनस कर देना है। जैसे आपने लॉस बाय थेफ्ट एंड एक्सीडेंट या फायर जो भी है उसको आपने यहाँ पे प्लस किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर ऑपरेटिंग के फर्स्ट फेज में, तो ऑपरेटिंग के लास्ट फेज में, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है हमारा, ऑपरेटिंग के लास्ट फेज में
आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जो चीज यहाँ पे आपने प्लस करी थी उसको यहाँ माइनस कर देना है, ठीक है। और एक यहाँ आप देख रहे हो इनकम टैक्स रिफंड, तो ये इनकम टैक्स रिफंड को इस इनकम टैक्स में से लेस कर देना है, ठीक है। मान लो कि इनकम टैक्स है हमारी 60,000 की और रिफंड ऑफ टैक्स थी हमारी 10,000 की, सपोज करो। तो आप क्या करोगे, 60,000 में से 10,000 घटा दोगे, ठीक है। जो बचेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका 50,000 रुपए आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स आपको 50,000 घटा देना है इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से। आया समझ? अगर कहीं भी इनकम टैक्स रिफंड है तो आप ऑपरेटिंग में उसको माइनस करते हो, और ऑपरेटिंग के फर्स्ट फेज में और लास्ट फेज में आप इनकम टैक्स में से लेस करके उस इनकम टैक्स को इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से घटा देते हो। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है ही, और इनकम टैक्स तो लेस ही करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रिफंड ऑफ टैक्स है तो उसको एडजस्ट करने के बाद ही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा और आइटम वाला काम कर देना, सेम चीज डिटो आपको कॉपी करनी है, बट ये चीजें प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस कर देनी है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको लिखने हैं। क्या क्या था, लॉस बाय थेफ्ट था, प्लस था यहाँ पे, अब इसको माइनस कर दोगे, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, एक्सीडेंट जो भी था या फायर जो भी था, आपने उसको यहाँ पे माइनस कर देना है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अगर लिखा है उसको भी माइनस कर देना है, और जो चीज आपको मिली थी वो आपने वहां माइनस कर दी, यहाँ पे आप इसको प्लस कर दोगे। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है और इंश्योरेंस क्लेम मिला है, इंश्योरेंस आपको क्लेम मिला है, इसको आप इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। इसके करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आएगा, ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म। तो यहां पे क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम कब होगा, जब ये हमारा पूरा ऊपर से नीचे सब कुछ करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसमें से इसको घटा रहे हैं। हमारा अगर टोटल फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आया है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन, क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन। ये किसके लिए होता है, नेगेटिव के लिए। और कैश फ्लो फ्रॉम लिखते हैं जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होता है। यहां रिजल्ट आपका पॉजिटिव दिखा रहेगा तो लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम, अगर रिजल्ट यहां नेगेटिव रहेगा तो आप लिखोगे कैश यूज्ड इन, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पे कर सकते हैं। तो अब देखो, अब एक चीज आपको जानना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म तो हो गई, बट एक चीज इसमें होती क्या है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, इसके लिए एक हमें लेजर बनाना कभी कभी पड़ जाता है। वो क्या होता है, मान लो कि हमारे पास एक पुरानी बैलेंस शीट पड़ी हुई है, ठीक है, ये गिवन है, इसमें हमारा लिखा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है। मान लो 2020 और 2021 की बात है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां दिया है 60,000, यहां दिया है 40,000 रुपए, ठीक है। अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है तो आप क्या करोगे, किसे कहां डालोगे। तो
प्रोविजन फॉर टैक्स जो पिछले साल का है, तो पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपका इनकम टैक्स पेड के रूप में यहां पे दिखेगा, वही आपका इनकम टैक्स पेड है। अगर फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पिछले साल के प्रोविजन फॉर टैक्स को आप मानोगे इनकम टैक्स, उसको आप यहाँ पे लास्ट फेज में इनकम टैक्स आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से घटा देना है। ठीक है, यानी आपको पिछले साल का जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको आपको इनकम टैक्स मानना है और उसको यहाँ पे घटा देना है। ठीक है, और करेंट ईयर का जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो जो करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको हम यहाँ पे फर्स्ट फेज में लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स नाम से। ठीक है, यहां लिखा है ना मैंने करंट ईयर, करंट ईयर का आपको ध्यान रखना है कि ये होती है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की जो होती है वो इसको बोलते हैं मेड। ठीक है, और ये जो होती है इसको बोलते हैं पेड। ठीक है, ये होती है पेड, ये होती है मेड। मेड मतलब प्रोविजन, यानी आपको ये क्रिएट किया गया, इनकम टैक्स का प्रोविजन क्रिएट किया गया है, वो आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है, इसलिए अभी यहाँ पे प्रोविजन टैक्स को प्लस कर देंगे और ये जो पिछले साल का है उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ यही सोचना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होगा तो पिछले साल के टैक्स को इनकम टैक्स के रूप में लास्ट फेज में डालना है, करंट ईयर के इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स को यहां से आपको फर्स्ट फेज में लिख देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब अगर कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इन्फो में आपको दो में से कोई एक ही बात दे रखी होगी, वो क्या लिखा रहेगा कि टैक्स प्रोवाइडेड। ठीक है, टैक्स प्रोवाइडेड लिखा रहेगा, मान लो um, 29,000 29,000। ठीक है, मान लो ये टैक्स प्रोवाइडेड दिया हुआ है, तो टैक्स प्रोवाइडेड दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, टैक्स प्रोवाइडेड दिया रहेगा या टैक्स मेड दिया रहेगा, टैक्स मेड, ये दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब टैक्स प्रोवाइडेड लिखा रहे या टैक्स मेड लिखा रहे, मैंने मेड लिखा ना, टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स मेड लिखा रहे, दोनों का अर्थ एक ही है। या आपको लिख सकते हैं टैक्स पेड। तो अगर टैक्स पेड लिखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टैक्स पेड लिखा है, मान लो यहां पे लिखा है 9,000 रुपए का। ठीक है, तो क्या करेंगे तो आपको क्या करना है कि इसमें से कोई एक चीज पूछेंगे आपसे, या आपको पूछा जाएगा कि टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है, आपको जब भी टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा होगा तो आपको टैक्स पेड निकालना होता है, अगर आपको टैक्स पेड दे रखा है तो आपको टैक्स प्रोवाइडेड निकालना होता है। ठीक है, तो टैक्स पेड दिया है तो आपको प्रोवाइडेड निकालना है, टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स मेड दे रखा है, दोनों चीज सेम चीज है, टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स मेड दे रखा है तो आपको टैक्स पेड निकालना है, कोई एक चीज दोनों में से आपको निकालनी पड़ती है और एक चीज दे रखी होती है। लेकिन अब क्या होता है, ये जो चीज है ना उसका यूज कहां है, अगर टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है, यहां पे टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स मेड दे रखा है, तो आपको करना क्या है कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स आप लेते थे ना 2021 का करंट ईयर का, करंट ईयर का ये 40,000 है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आपको टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स मेड में अब आपको 40,000 रुपए करंट ईयर का लिखना नहीं है, बल्कि जो टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स मेड जो दिया हुआ है 29,000 का, यही आपको प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखना है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर टैक्स पेड दे रखा है, तो टैक्स पेड दे रखा होगा तो आपको मैं अभी तरीका बताने वाला हूं कि टैक्स प्रोवाइडेड कैसे निकालेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, एक चीज दे रखा होगा आपको दूसरी चीज निकालनी होती है, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं अभी।
आपको सिर्फ समझना है कि चीजें कहाँ जाती हैं। अगर टैक्स प्रोवाइडेड दिया हुआ है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ये वाला हमें काम करना नहीं है। तो टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स में लिख दोगे, करंट ईयर में टैक्स प्रोवाइडेड वहां पे लिख दोगे, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स नाम से लिखोगे, आपको टैक्स प्रोवाइडेड करके लिखना नहीं है, सिर्फ आप प्रोविजन फॉर टैक्स नाम से 29,000 लिख दोगे। और अगर टैक्स पेड लिखा हुआ है तो आपको प्रोवाइडेड निकालना पड़ेगा। जो आप प्रोवाइडेड निकालोगे, जो भी तरीका बताने वाला हूं, वही प्रोवाइडेड आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन बाहर दे रखी होती है तो ये जो दोनों वैल्यूज है इनको हम ऑपरेटिंग में लिखते नहीं है, बल्कि इनसे एक लेजर क्रिएट करते हैं इनके बेस पे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बेस पे, और उससे हम दोनों में से कोई एक चीज निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या टैक्स के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको पुरानी चीजें लिखनी नहीं है इसमें। ना आपको प्रोविजन फॉर टैक्स आपको करंट ईयर का लिखना है, ना आपको इनकम टैक्स पिछले साल का लिखना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन बाहर दे रखी है तो, नहीं दे रखी है तो मैंने अभी भी जो बताया वही करना है। तो अभी क्या है, कैसे निकालेंगे, आपको बनाना क्या है, आपको बनाना होता है एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स आप बनाते हो उसमें क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स में आपकी बैलेंस बीडी, पुरानी बैलेंस बीडी, यानी आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का जो पिछले साल का है उसको लिख देंगे, बैलेंस को बैलेंस बीडी कर दोगे, यानी आपका पिछले साल का है 2020 का, यहां पे 60,000। ठीक है, और ये कितना है 2002 बैलेंस सीडी, बैलेंस शीट लिखोगे यहां पे कितना दिया हुआ है 40,000 रुपए। ठीक है, तो अब यहां देखो क्या है, मान लो कि टैक्स प्रोवाइडेड दिया हुआ है। ठीक है, इसको एक काम करता हूं मैं, हाँ इसको मैं मानता हूं 40 और इसको मानता हूं मैं 60। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, जैसा आएगा उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। 60। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दे रखा हो उसके हिसाब से आपको काम करना है। अभी क्या है कि मान लो बैलेंस सीडी आपकी दे रखी है, बैलेंस बीडी कितनी थी 40,000 रुपए। ठीक है, और बैलेंस सीडी आपकी 60,000 दे रखी है। तो करना क्या है, अब मान लो टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है, तो टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है तो उसको हम लिखते हैं, दो ही चीज आपको लिखनी पड़ती है उसके बाद। यहां पे आप लिखते हो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट लिखते हो, है ना। ये क्या होता है आपका, आपका ये होता है टैक्स प्रोवाइडेड। ठीक है, या मेड। ठीक है, ये आपको यहां पे या तो ये आपको दे रखा होगा तो आपको निकालना क्या है, टू लिखोगे बैंक, बैंक लिखोगे, ये आप बैंक अकाउंट लिखोगे, और ये होता है क्या, टैक्स पेड, यानी यही आपका इनकम टैक्स है। यानी अगर आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस इसका दे रखा है और टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डेबिट साइड में, है ना। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। तो अगर ओपनिंग बैलेंस यहां दिया हुआ है और टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है, तो टैक्स प्रोवाइडेड को आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट नाम से यहां पे, और जो बैलेंस आएगा वो यहां आ जाएगा। तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट कितना था 29,000, 29,000, तो ये कितना आ गया, ये 69,000। ठीक है, और यहां पे टैक्स पेड कितना हो गया 9,000 रुपए।
तो आ गया 69,000। ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने बोला आपको कि अगर टैक्स पेड दे रखा होता तो आप टैक्स पेड को यहां लिखते बैंक के अंदर, है ना, 9,000 रुपए। बैलेंस बीडी और सीडी जैसे लिखी है वैसे लिख देंगे। बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड जाएगी। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और जितने सारे एसेट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है। तो अभी ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड होगा। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद अगर टैक्स पेड दिया है तो टैक्स पेड को बैंक के अंदर लिखेंगे 9,000 रुपए। तो 60,000 9,000 69,000 हो गए, और यहाँ पे आपका 40,000 है। तो 40,000 में से 69,000 मतलब 69,000 में से 40,000 घटाओगे तो आपको 29,000 आएगा। तो आपको दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा, आपको दूसरा निकाल देना है। सिंपल सी बात है। मतलब यहां अगर टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है तो आप टैक्स प्रोवाइडेड को स्टेटमेंट पीएल अकाउंट नाम से लिख दोगे। तो आपका ये जो आएगा बैलेंस शीट फिगर बैंक नाम से आएगा, है ना, वो 9,000 रुपए, है ना। और उसके बाद अगर मान लो टैक्स पेड दिया हुआ है तो यहाँ टैक्स पेड बैंक नाम से है ही 9,000 रुपए, और आपको निकालना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट टैक्स प्रोवाइडेड। सिंपल सी बात है कि अगर टैक्स पेड दिया हुआ है तो आपको निकालना है टैक्स प्रोवाइडेड। अगर टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है तो निकालना है टैक्स पेड। टैक्स प्रोवाइडेड जो दे रखा होता है तो उसको दे रखा हो या ना दे रखा हो, आपको क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट ही लिखना है जब एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है तो, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो मिसिंग होगी ही। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में सिर्फ 4 चीजें होती हैं। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, जिसको आप टैक्स प्रोवाइडेड बोलते हो या टैक्स मेड बोलते हो, और डेबिट साइड में बैलेंस सीडी होती है, क्लोजिंग बैलेंस, और बैंक अकाउंट होता है यानी टैक्स पेड। आप टैक्स पेड डायरेक्ट कैश में करते हो तो आपका बैंक आ जाएगा। ठीक है, कैश मतलब कैश या कैश इक्विवेलेंट यानी कैश या बैंक के फॉर्म में, तो आपको नगद में ही हुआ सारा। तो यहाँ पे बैंक आपको लिखना है जब टैक्स पे करते हो। यही 9,000 रुपए आपके इनकम टैक्स में जाएंगे अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 9,000 रुपए आप लिखोगे। ठीक है, और यहां पे आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में 29,000 लिख दिया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मान लो टैक्स पेड 9,000 है ना, 9,000, अब वहां पे इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स कितना है, 10,000 रुपए। तो 1,000 रुपए क्या हो गया, 1,000 रुपए हमारा हो गया पॉजिटिव, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है ना, मान लो इनकम टैक्स है यहाँ पे 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए तो आपके अकाउंट से कटने हैं ना, तो आप कर दो माइनस 9,000 रुपए, और रिफंड ऑफ टैक्स पहले तो माइनस हुआ था इसलिए वो प्लस हो जाएगा 10,000 रुपए। आपको ऐसे ही करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप यहाँ मेंशन कर सकते हो आप कर सकते हो, है ना। तो आपने यहाँ दिखा दिया दोनों का डिफरेंस कितना आया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव आपका 1,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड जो कर रहे हैं वो अगर ज्यादा है तब तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर ये कम है और रिफंड हमारा ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गया। यही चीज थी ऑपरेटिंग में, और कुछ नहीं है। आपने देखा कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज हुआ, है ना, थर्ड फेज और सिर्फ फाइनल फेज हो गया। इतनी सारी चीजें दे रखी होती नहीं है, आपको मैंने मोस्ट पॉसिबल चीजें बता दी कि जो चीजें हो सकती हैं। अब उतना देंगे नहीं, इसमें एक दो आइटम इसका दे देंगे, दो तीन इसका दे देंगे, एक दो इसका दे देंगे, और फिर इसमें से कुछ आइटम दे देंगे। ठीक है, आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं है ना। करेंट लायबिलिटीज का आइटम लिखा रहेगा, करेंट लायबिलिटीज में जैसे लिखा रहेगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मान लो बढ़ रहे हैं, पिछले साल के थे 60,000 अब हो गए 70,000, तो आपको यहां प्लस कर देना है और लिख देना है क्रेडिटर्स। सिंपली उस करेंट लायबिलिटी का नाम लिखना है, क्रेडिटर्स लिखना है, और आपको अमाउंट डाल देना है। आप यहां डाल दो या सीधे डायरेक्ट यहां डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां डाल दो चलेगा। और प्लस माइनस करके जो रिजल्ट है वो तो लाओगे ही, आप प्लस माइनस जो करके आ करोगे। फिर अगर मान लो बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी है तो बिल्स पेबल कम हो रही है, मान लो बिल्स पेबल थी 40,000 की, अब वो हो रही है 30,000 की, है ना, 30,000 हो रही है, या मान लो 20,000 की हो गई, तो कम हो रही है।
तो बिल्स पेबल कम होना यानी लायबिलिटी कम होना आपके लिए फेवरेबल है, यानी आपके लिए फायदेमंद है। तो लायबिलिटी कम होता है तो उसको आप यहाँ पे माइनस करोगे, तो आप लिखोगे बिल्स पेबल और माइनस करोगे, जो ऑर्डर में दिया है उसी हिसाब से काम करोगे, मतलब आपकी क्वेश्चन में जैसा दिया है उसके हिसाब से करोगे। जरूरी नहीं कि पहले प्लस वाले सारे आइटम्स लिख लो फिर माइनस वाले आइटम करना, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस कर सकते हो, जो पहले प्लस है तो प्लस कर दो, जो माइनस है तो माइनस कर दो, पहले माइनस का आइटम है तो पहले माइनस वाला काम कर दो, ठीक है। तो प्लस माइनस की कोई ऑर्डर वाइज काम करने की जरूरत नहीं है, प्लस है तो प्लस लिख दिया, माइनस का आइटम पहले आ रहा है तो माइनस लिख दिया। अब देखो करंट एसेट अगर बढ़ रहा है तो आपके लिए फेवरेबल है, तो उसको आप माइनस में लिखोगे। मान लो कि डेटर्स है, तो डेटर्स मान लो हमारे पास थे 15,000 के और अब डेटर्स हो गए हमारे 26,000 के, ठीक है। तो कितना हो गए 15,000 और 5,000, ठीक है, 20,000 रुपए और 6, तो 6 5 11,000 रुपए, तो 11,000 रुपए आपके बढ़ गए, डेटर्स आपके बढ़ गए 11,000 रुपए से। तो वो क्या हो गया, आपका करंट एसेट बढ़ रहा है। तो करंट एसेट बढ़ेगा तो आपके लिए फेवरेबल है, तो फेवरेबल चीजों को उल्टा करना है, आपको यहां माइनस कर देना है, ठीक है। और अगर करंट एसेट घट रहा है, मान लो आपका कुछ है बिल्स रिसीवेबल है मान लो, तो बिल्स रिसीवेबल आपका था पहले 5,000 रुपए, अब वो घट के हो गया 2,000 रुपए, तो आपकी करंट जो आपकी एसेट होती है वो घट रही है, घटेगी तो प्लस करोगे, लिखोगे बिल्स रिसीवेबल, कुछ लिखना नहीं है, खाली एसेट का करंट एसेट करंट लायबिलिटी का नाम लिखना है और सीधे अमाउंट यहां लिख दो, ठीक है। या तो प्लस और माइनस वाले सारे आइटम प्लस करके यहां लिख दो, उसकी जरूरत नहीं है, यहां आपको लिखना नहीं चाहिए, फालतू का कंफ्यूज क्यों हो गया 10 जगह लिख के, आप डायरेक्ट यहां लिख दो, एक लाइन में ही सारा ऑर्डर वाइज काम कर दो, प्लस माइनस करके, कोई जरूरत नहीं है आपको ये लाइन बनाने की, है ना। इस तरह से वहां पे भी इसको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी वहां लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लिख दोगे, एक नंबर नहीं कटने वाले आपके। और मैंने आपको उस दिन ट्रिक तो बताई थी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का सम जो करते हैं वो सम आता है हमारा क्या, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर लोगे, यानी आपके पास कैश और बैंक का जो बैलेंस है ओपनिंग, उसको प्लस कर लोगे, तो जो आपका कैश फ्लो का जो फाइनल रिजल्ट है वही आपका इस पूरे के पूरे कैश फ्लो का फाइनल आंसर है। तो आपको पता होता है कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज तक आपको पता नहीं था कि कैश फ्लो के आंसर हमें पता होता है, ठीक है, अब आपको पता चल गया, ठीक है। हो सकता है कि आपको कभी मतलब किसी किसी गिनी बच्चों को किसी टीचर ने बताया हो, बट मोस्टली बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं कि कैश फ्लो में आंसर पहले से दे रखे होते हैं। शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा, टीचर ने क्लासेस ली होंगी, बट आपको शायद ही आपको पता होगा कि उसका फाइनल आंसर आपको दे रखा होता है, ठीक है। पता अगर पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, चलो अब पता चल गया, अब आपको कंफ्यूजन खत्म हो गई कि भाई अब कैसे करेंगे, इतनी लंबी चीज है नहीं, ये इतनी लंबी, आपको मोस्ट पॉसिबल चीजें दिखाई है कि ये चीजें हो सकती हैं, बट उतने ज्यादा आइटम्स होते नहीं है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कम कम देंगे, इतना सारा थोड़ी देंगे, 8 10 यहाँ यहाँ पे 10 8 10 4 4 5 5 6 6 ऐसे इतना थोड़ी देंगे कि आपको 2 2.5 पेज भर गए, ये तो खाली ऑपरेटिंग ही है, फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी तो है, ऐसा थोड़ी कि आपको 2 3 पेज 4 पेज कर दे देंगे, कम कम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम सारा काम करेंगे, एक एक आइटम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से यहां तक में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में मैसेज ड्रॉप करो और मैं आपको समझाऊंगा फिर क्या करना है, ठीक है। आप ट्राई करो, खुद से बना लोगे, आपको कुछ क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को आपको चाहते हो कि मैं उसको डिस्कस करा दूं, आपको समझा दूं पूरा बोर्ड पे, मैं उस क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन को बना के दिखा दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, ठीक है ना। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग आपको मतलब कैश फ्लो में दिक्कत है। अभी इन्वेस्टिंग करेंगे हम लोग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो करेंगे ना, तो आपको पूरा क्लियर अच्छे से हो जाएगा कि भाई कैश फ्लो में होता क्या था। ऑपरेटिंग सबसे मेन है, जिस बच्चे का ऑपरेटिंग क्लियर हो गया अच्छे से, उसके लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग चुटकियों काम है, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, और उसमें कुछ खास करना नहीं होता, मेन यही है, इसमें स्टेजेस होते हैं, उसमें कोई स्टेज नहीं होते,
इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई स्टेज नहीं होता, उसमें बस 2 4 5 चीजें, जैसे इतना है ना, इतना ही में आपका फाइनेंसिंग खत्म हो गया, इन्वेस्टिंग खत्म हो गया, ठीक है। और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग में 2 4 कुछ चीजें फाइनेंसिंग में होती हैं बड़ी, लेकिन इतना बड़ा कुछ और नहीं होता, ठीक है। ये सारा समझाया हुआ है, इसीलिए एक एक चीज दिखाई है मैंने, इसलिए इतनी लंबी बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं, बट उतने बोर्ड में देंगे ही नहीं, आपको इतना सारा आइटम देंगे नहीं, कम देंगे। आया समझ में ना? बस इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर अभी आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का हम करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, फाइनेंसिंग कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया से ध्यान से आप इसको उतारो और देखो, और अब आप ऑपरेटिंग के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सारे क्वेश्चन करो, फिर इन्वेस्टिंग समझाऊंगा, इन्वेस्टिंग क्वेश्चन करो, और फिर फाइनेंसिंग के, ठीक है। ठीक है, अब आपको थोड़ा लग रहा है आसान, है ना? लग रहा है ना कि हाँ ये थोड़ा आसान है। जब देखोगे, अच्छे से समझोगे, बहुत मेहनत करोगे तो जरूर आसान लगेगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है। आप करो इसको, अच्छे से लोड कर लो।